हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। आज बच्चा हम एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बात करेंगे। और बच्चा ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आने वाली अगली जो एक्सरसाइज है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट उस एक्सरसाइज में यानी अगली वाली एक्सरसाइज में यूज होगा। तो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत किया करो यार। जब तक आप चीज़ों को पूरा नहीं देखेंगे तो हम पूरी वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाते हैं, तो आप कैसे समझेंगे और कैसे आप मैथ में 90+ लेकर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करो शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2022 में बच्चा, ठीक है। चलिए तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 को। तो बच्चा इस एक्सरसाइज जो 4.4 है बेसिकली हम इसमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिर्फ, और 2 टॉपिक के ऊपर इसमें क्वेश्चंस हैं। देन आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और इस कॉन्सेप्ट का यूज अगली एक्सरसाइज में होना है, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो जरा बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चा, पहला यहाँ पर हम पढ़ेंगे उपसारणिक। क्या? उपसारणिक, उपसारणिक। और दूसरा होता है बच्चा सह गुणनखंड, जैसे हम कोफैक्टर भी बोलते हैं, और उपसारणिक को बोलते हैं बच्चा माइनर, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे उपसारणिक के बारे में और फिर पढ़ेंगे बच्चा कोफैक्टर यानी कि सह गुणनखंड के बारे में। तो थोड़ा सा पहले इसको जान लेते हैं कि जो व्हाट इज द को माइनर यानी उपसारणिक क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए बच्चा, आपको सारणिक के बारे में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। सारणिक क्या होता है और सारणिक के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। सारणिक एक वर्ग होता है, उसके अंदर रो और कॉलम्स की संख्या समान होती है। ये वाली बात, ये सब बात तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब बात करें उपसारणिक क्या होता है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, फिर और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा डीपली, ठीक है बच्चा। देखिए, यदि किसी सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ, जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को हटा देने के बाद जो सारणिक बचता है उसी को हम बच्चा आपका उपसारणिक कहते हैं, ठीक है। जो सारणिक बचता है, बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा हूं, देखिए कोई किताबी इसमें लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी एक एग्जांपल दूंगा, 101% क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, जो सारणिक बचता है उसे हम उपसारणिक कहते हैं, ठीक है बच्चा, कहते हैं। और इसको बच्चा हम इसे MIJ से प्रदर्शित करते हैं। MIJ कर आप किसी से भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रदर्शित में ऐसा कोई वो नहीं है कि इसी से करेंगे। ये बस हमने इसलिए ले लिया है, M इसलिए लिया बिकॉज हम इस उपसारणिक को माइनर बोलते हैं, तो इसका पहला लेटर जो है वो M है, इसीलिए M। और I और J मीन्स I बताता है बच्चों पंक्तियों की संख्या को और J बताता है कॉलम्स की संख्या को। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब फिर समझ लीजिए एक बार मैंने डेफिनेशन क्या कराई है। यदि कोई सारणिक है और उस सारणिक में हम किसी भी सारणिक, उस सारणिक का कोई भी एक आप अवयव ले लीजिए, कोई भी आपको सारणिक दिया है, उस सारणिक का आप कोई भी एक अवयव ले लीजिए, वो अवयव से होकर जो पंक्ति जा रही है और जो स्तंभ जा रहा है आप उसको हटा दीजिए। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे और बाकी एलिमेंटों से बच के जो सारणिक बनेगा उसी को हमको क्या बोलते हैं बच्चा? उपसारणिक बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। आप भी इसमें सारणिक में जितनी भी अवयव होते हैं प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसका जो है आप माइनर ज्ञात कर सकते हैं, उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं।
सारणिक में जितने अवयव होंगे, टोटल सारणिक में जितने भी अवयव होंगे, प्रत्येक अवयव का अलग अलग उनके सापेक्ष उनका माइनर ज्ञात किया जा सकता है, उपसारणिक ज्ञात किया जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सारणिक में जितने भी अवयव होते हैं उस सारणिक के उतने ही जो है माइनर होते हैं, उपसारणिक होते हैं। क्योंकि सारणिक में जितने भी अवयव होते हैं हर अवयव के सापेक्ष उनका अलग एक स्पेशल माइनर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, अब कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और देन आपका कंप्यूटर ये माइंड में फिट बैठ जाएगा। एक एग्जांपल लेंगे, सपोज मेरे पास एक सारणिक दे रखा है a बराबर, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं बच्चा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a32 और a33। ठीक है, ये सारणिक है मेरे पास। तो अब आप मुझे ये बताइए इस सारणिक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम है, तो 3 × 3 मीन्स 9। इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं। तो प्रत्येक अवयव, चाहे आप इस अवयव को ले लीजिए चाहे इस किसी भी अवयव के सापेक्ष उसका एक अलग स्पेशल पर्टिकुलर माइनर फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, हर अवयव के सापेक्ष हम उसका सहगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जितने इसमें अवयव होंगे उतने ही उसके जो है उपसारणिक होंगे। अब उपसारणिक ज्ञात कैसे करते हैं, जो मैंने डेफिनेशन बताई है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। आप इस सारणी का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए और उस एलिमेंट से होकर जो पंक्ति जा रही है और जो स्तंभ जा रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी जो भी बचेगा वही उपसारणिक होगा उस अवयव का उसके सापेक्ष। कैसे निकालते हैं, जैसे बच्चा यहाँ पर सपोज मैं a11 ये है, इसके सापेक्ष मैं इसका जो है उपसारणिक ज्ञात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a11 के सापेक्ष, a11 के सापेक्ष उपसारणिक, a11 के सापेक्ष उपसारणिक। अब बच्चा a11 के सापेक्ष उपसारणिक निकाल रहे हैं, उपसारणिक को लिखते किससे हैं बच्चा, Mij से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे Mij, बट i क्या है, देखिए ये जो पहला नंबर लिखा है ये 1, ये i को बताता है और दूसरे वाला j को। तो यहाँ i की जगह क्या आ जाएगा 1 और j की जगह भी 1 आ जाएगा, यानी a11 के सापेक्ष उपसारणिक क्या होगा M11। अब कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दो। हमने जो भी अवयव, जिस अवयव के सापेक्ष हम उपसारणिक निकाल रहे हैं उस अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ और स्तंभ को हटाओ। तो भैया हम a11 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो a11 से होकर जाने वाली पंक्ति कौन सी है, ये r1, इसको हटा दो, और a11 से होकर जाने वाला स्तंभ कौन सा है, ये c1, इसको हटा दो। तो r1 को हटा दो और c1 को हटा दो, तो बचे कौन से एलिमेंट, ये 4। इन चारों से मिलकर जो सारणिक बनेगा वही इसका उपसारणिक होगा। इनको एज इट इज लिख दो सारणिक में, a22, a23, a32, a33, यही आपका उपसारणिक है। ठीक है बच्चा, इस तरीके से निकालते हैं उपसारणिक। समझ में आया, हमने इस एलिमेंट के सापेक्ष निकाला तो इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति को हटा दिया और स्तंभ को हटा दिया, ये 4 एलिमेंट बचे। इन चारों एलिमेंटों को एज इट इज उठा के यह एज इट इज पुट कर दिया और सारणी का सिंबल लगा दिया, यही आपका माइनर है किसका, इस a11 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चा, ऐसे ही आप जरूर नहीं है a11, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट के सापेक्ष इनका अलग अलग उपसारणिक ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, हर एलिमेंट का एक अलग अपना स्पेशल जो है उपसारणिक होता है। आप कहेंगे सर मैं तो a12 के सापेक्ष निकालूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आप a12 के सापेक्ष उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M12 आ जाएगा। अब देखो a12 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ आप, M12, तो a12 से होके जाने वाली पंक्ति हटा दी और a12 से होके जाने वाला कॉलम हटा दिया, तो ये 4 एलिमेंट बचे भाई, ये गया और ये गया, तो बस ये 4 एलिमेंट बचे। इन चारों को एडिट लिख दीजिए आप, a21, a23, a31 और a33, ये आपका उपसारणिक आ गया a12 के सापेक्ष। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो कि मैं तो इसके सापेक्ष नहीं निकाल रहा, मैं तो इसके सापेक्ष निकालूंगा, इसके सापेक्ष निकालूंगा, तो नो प्रॉब्लम, आ जाओ इधर निकाल दीजिए आप।
A22 के सापेक्ष, A22 के सापेक्ष उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक क्या होगा, M22। कैसे निकालेंगे भैया, A22 से होकर जाने वाली पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति है, और A22 से होकर जाने वाला कॉलम कौन सा, दूसरा कॉलम है, क्योंकि ये खुद बता रहा है, देखो नंबर खुद बता रहे हैं। पहले 2 का मतलब है पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति हटानी है, और दूसरे 2 का मतलब है कॉलम, तो दूसरा कॉलम हटाना है। दूसरी पंक्ति हटाओ, दूसरा कॉलम हटाओ। ये कॉर्नर वाले 4 एलिमेंट बचे, इन्हें एज इट इज आप लिख दीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, A11 बचा और A13 बचा, उसके बाद A31 बचा और A33 बचा। यही आपका उपसारणिक है, यही आपका माइनर है विद रेस्पेक्ट टू A22, ठीक है बच्चा, इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसके उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इनके आगे ये सब किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। आप इनको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनका कर दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी मिलेगा फाइनली सॉल्व होके आंसर आएगा, वही आपका क्या होगा, उपसारणिक होगा, ठीक है। आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसका इसमें करेंगे क्रॉस, तो A22 का होगा A33 के साथ, और फिर बीच में आएगा माइनस, फिर इसका होगा इसके साथ, तो A32 का होगा A23 के साथ। सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं, सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने A22 लिया है, A23 लिया है, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर इनकी जगह पर 5 होगा, कहीं 7 होगा, कहीं 9 होगा, कहीं 13 होगा, नंबर होंगे कुछ, तो उनको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे तो नहीं लिखे जाएंगे, बड़ा गुणा करने के बाद कैलकुलेशन करके एक कोई ना कोई नंबर में आंसर आएगा, फाइनली वही आपका उपसारणिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इन 9 के 9 एलिमेंटों के सापेक्ष इनका अलग अलग उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स का निकाल के बता दिया है, ठीक है बच्चा, समझ में आया कैसे हम उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं, माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये था उपसारणिक निकालने का तरीका। एक मैं आपको नॉर्मल तरीके से भी दिखा देता हूँ, मतलब नंबर लेके कोई एक एग्जाम्पल इसी का। जैसे सपोज A बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 2 आपके 2/2 का ले लेते हैं, ठीक है, 2 5 7 9 समथिंग कुछ भी ले लीजिए। ये 2/2 का एक सारणिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे इसका उपसारणिक, तो 4 एलिमेंट हैं तो इसके 4 ही उपसारणिक होंगे। जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही उसके उपसारणिक ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है बच्चा, क्योंकि हर एलिमेंट के सापेक्ष एक अलग स्पेशल उसका उपसारणिक निकलता है, तो अलग अलग ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे इसके सापेक्ष निकालना है, 2 के सापेक्ष उपसारणिक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 के सापेक्ष उपसारणिक होगा तो इस 2 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, तो बचा क्या, 9 बचा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सिर्फ 9 होती है, ठीक है। ऐसे ही आप 5 के सापेक्ष उपसारणिक, तो क्या होगा, 5 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, बचा क्या, सिर्फ आपका जो है 7 बचा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 या डायरेक्ट 7 लिख दीजिए। ऐसे ही आप 7 के सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 7 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, बचा क्या, 5, तो आपका सॉल्व होकर 5 ही आएगा, क्योंकि सिंगल 1/1 के सारणिक की जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो उसके अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 लिखा है तो 5 ही होगा। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, ये ठीक है, और बेसिक में बहुत डीपली आपको समझाया था, ओके। ऐसे ही आप इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, 9 के सापेक्ष उपसारणिक, तो 9 के सापेक्ष निकालेंगे तो 9 से होकर जाने वाली पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और 9 से होकर जाने वाला कॉलम भी दूसरा, तो बचा कौन सा एलिमेंट, ये, तो फाइनली सारणिक 2 यानी 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और नोट डाल के लिख लीजिएगा, अगर आपको कोई सारणिक दिया है, उस सारणिक का जितना भी क्रम है, जैसे मान लीजिए 3/3 का क्रम है या 4/4 का क्रम है, तो उसके उपसारणिक का क्रम उससे हमेशा एक कम होता है, ठीक है। उपसारणिक का क्रम हमेशा एक कम होता है। ऐसा क्यों, देखिए इस सारणिक का क्रम कितना है, 2 गुणा 2 है या नहीं है, तो हमने इसका उपसारणिक निकाला तो इसका क्रम कितना है, 1 गुणा 1, एक ही पंक्ति और एक ही कॉलम है, 1 गुणा 1, आप देख रहे हैं खुद आपके सामने प्रैक्टिकली दिख रहा है, ठीक है बच्चा। तो किसी भी सारणिक का जो उपसारणिक का क्रम होता है वो सारणिक के क्रम से एक कम होता है हमेशा।
अगर 3/3 का हुआ सारणिक तो उपसारणिक का क्रम 2/2 होगा, वरना आप पीछे जाके रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर अभी हमने निकाले थे 3/3 के सारणिक के उपसारणिक, तो उनका क्रम 2/2 आ रहा था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नोट डाल के ये लिख लीजिएगा कि किसी उपसारणिक का क्रम उसके सारणिक के क्रम से हमेशा एक कम होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? चलिए, तो उपसारणिक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सहगुणनखंड के बारे में बात करेंगे। सहगुणनखंड, जिसे सहखंड भी बोल देते हैं, कोफैक्टर। देखिए, सहगुणनखंड या सहखंड भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, कोफैक्टर के नाम से इसे जाना जाता है, कोफैक्टर भी बोल देते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है बच्चा, अब देखिए ये क्या है। देखिए, हमने अभी पढ़ा जो है आपका सहगुणनखंड वो निकालना और उपसारणिक निकालना। उपसारणिक जो था वो सारणिक के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष निकाला जा सकता है, ऐसे ही सहगुणनखंड भी सारणिक के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष निकाला जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारणिक में जितने अवयव होंगे उन प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उनका अलग एक स्पेशल सहगुणनखंड होगा। ठीक है बच्चा, जितने एलिमेंट होते हैं सारणिक में उतने ही उसके सहगुणनखंड होते हैं। जिस तरीके से हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसका उपसारणिक निकाल सकते हैं, उसी प्रकार हम हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में सहगुणनखंड भी निकाल सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो डिफरेंस बच्चा इतना है कि वहाँ पर हम जिस एलिमेंट के सापेक्ष जो है उपसारणिक निकाल रहे थे, तो हम उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग सिंबल नहीं लगा रहे थे, चिन्ह नहीं लगा रहे थे, उपसारणिक में चिन्ह नहीं लगा रहे थे। बट यहाँ पर हम जिस एलिमेंट के सापेक्ष, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में सहगुणनखंड निकालेंगे, उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग चिन्ह और लगाएंगे, प्लस का या माइनस का। प्लस का या माइनस का चिन्ह कैसे आता है ये मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बता चुका हूँ, आज फिर बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना अंतर आ जाएगा कि इसमें जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम उसका सहगुणनखंड निकाल रहे हैं, सहखंड निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी चिन्ह आएगा वो चिन्ह और लगा देंगे, बस उसी उपसारणिक के आगे। समझ में आ रहा है? एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो उपसारणिक होता है वही सहगुणनखंड है, बस उस सहगुणनखंड के आगे जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वो निकाला गया है उसका चिन्ह लगा दें तो। ठीक है, अब कैसे, आइए जरा लिख देते हैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन। यहाँ पे लिखेंगे, जब हम उपसारणिक के आगे, उपसारणिक के आगे, जब हम उपसारणिक के आगे उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चिन्ह भी लगा दें। ठीक है, उस आगे उसकी स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार चिन्ह लगा दें, यानी जो भी सिंबल आएगा चिन्ह लगा दें। मतलब जो उपसारणिक है वो जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया गया था उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसके आगे चिन्ह भी लगा दें तो इस प्रकार प्राप्त सारणिक को हम क्या बोलते हैं? उसका सहखंड बोलते हैं। ठीक है, यानी या मैं थोड़ा सा और विस्तार में देता हूं, यानी वह उपसारणिक जिस अवयव के सापेक्ष ज्ञात किया गया था, वह उपसारणिक जिस अवयव के सापेक्ष ज्ञात किया गया था, उस अवयव की स्थिति के अनुसार, उस अवयव की स्थिति यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम चिन्ह लगा दें, तो
इस प्रकार प्राप्त सारणिक को सहगुणनखंड या सहगुणनखंड या सहखंड कहते हैं। अब देखिए अपनी लैंग्वेज में इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट सामान्य भाषा है, जो काम करेंगे वही लिखा है, बिल्कुल कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ जैसे हमने कोई सारणिक दिया था और अभी अभी हमने जस्ट पीछे सारणिक के जो है हमने उपसारणिक ज्ञात किए थे, तो यहाँ भी हमें उपसारणिक ही ज्ञात करने हैं, कुछ नई चीज़ याद नहीं करनी है। जैसे हमने पीछे उपसारणिक ज्ञात किए थे वैसे ही हम यहाँ भी उपसारणिक ज्ञात करेंगे और वही उपसारणिक सहगुणनखंड बन जाएगा। लेकिन कब? पीछे हमने जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उपसारणिक ज्ञात किए थे उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसके आगे चिन्ह नहीं लगाया था, बट यहाँ पर चिन्ह लगाना पड़ेगा, बस यही चेंज है। अगर हम उन्हीं उपसारणिकों के आगे वो उपसारणिक जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हमने ज्ञात किए थे उन एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उन उपसारणिकों के आगे चिन्ह और लगा दें, प्लस का आएगा या माइनस का, जो भी, ठीक है, तो वही चीज जो प्राप्त होगी हमें वही क्या होगा, हमारा सहगुणनखंड होगा। कैसे? एग्जाम्पल 100% क्लियर, ठीक है। कैसे? सपोज दैट कि मेरे पास एक मैट्रिक वो है, सारणिक है बच्चा, एक सारणिक है और जिसके अंदर एलिमेंट मैं ले लेता हूँ वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 और एक चीज और लिख दीजिएगा, इसे CIJ या AIJ किसी किसी किताब में CIJ मिल जाएगा, मोस्टली NCERT में, अदर बुक्स में जाएंगे तो वहाँ AIJ भी आपको मिल सकता है, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चा। अब समझिए, अब यहाँ पर हम जो है सहगुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हर एलिमेंट के सापेक्ष उसका उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हर एलिमेंट के सापेक्ष उसका सहगुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। जिस सारणिक में जितने अवयव होते हैं उसके उतने ही सहगुणनखंड होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर निकालना है A11 के सापेक्ष, A11 के सापेक्ष सहगुणनखंड, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट हैं इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सिंबल क्या आएगा। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। लेकिन ये प्लस माइनस आता कैसे, वैसे बता चुका हूँ, फिर समझ लीजिए, बस ये सिंबल और लगाना है हमें, ठीक है। तो पहले क्या करना है, A11 के सापेक्ष निकाल रहे हैं हम, तो A11 से होके जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने उपसारणिक निकाले थे। तो A11 से होकर जाने वाली पंक्ति पहली हट गई और पहले ही कॉलम हट गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। इन चारों एलिमेंटों को एज इट इज लिख दीजिए आप, ठीक है। इसको लिखेंगे किससे, AIJ, तो एज इट इज लिख दो बच्चा। 4 एलिमेंट ये बचे, A22 A23 A32 A3, यहाँ 3 है, हाँ यहाँ पर हमने A32 आएगा ना, और यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 3 हो गया। अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये तो अभी तक उपसारणिक है, लेकिन मुझे सहगुणनखंड बनाना चाहता हूँ, इस उपसारणिक को सहगुणनखंड बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा, बस सिंबल लगाना है। ये बताइए, ये उपसारणिक जो है किस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया गया है, A11 के रेस्पेक्ट में, तो A11 के रेस्पेक्ट में इसका सिंबल और लगा दो, तो सिंबल आएगा क्या, तो देखो A11 के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस लगा दो, बस आपका यही क्या बन गया, सहगुणनखंड बन गया। यानी बस आगे सिंबल लगाना है। सिंबल कैसे लगाना है, एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखकर, वो जिस भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाला गया है उस एलिमेंट का सिंबल क्या आएगा वो सिंबल लगा देना है आगे, वही उपसारणिक सहगुणनखंड बन जाएगा। अब ये सिंबल प्लस क्यों आया या माइनस क्यों आता है कभी कभी, जैसे अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा A12 के रेस्पेक्ट में, A12 के सापेक्ष सहगुणनखंड, तो यहाँ पर ये A11 था, यहाँ A12 हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले तो हमें
A12 से होके जाने वाली पंक्ति को हटाओ, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति गई दूसरा कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इन्हें लिखो A21 और A23, A31 और A33। लेकिन ये तो उपसारणिक है जो हमने पीछे ज्ञात किया था, बस सिंबल की कमी है, सिंबल क्या आएगा, देखो इसके रेस्पेक्ट में सिंबल क्या आना चाहिए, माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस। लेकिन ये माइनस आया कैसे, ये प्लस आया कैसे, ये भी समझ लीजिए, ये एलिमेंट खुद बताएंगे। देखो जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, 1 2 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2, 1 1 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1, तो वही चीज़ है। यहाँ पर प्लस ना आके एक्चुअली आना क्या चाहिए था, A11 बराबर, यहाँ पर एक्चुअली A11 के सापेक्ष निकाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 की पावर 1 1, तो 1 + 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो ऐसे आया था प्लस। कैसे आया था प्लस, A11 के रेस्पेक्ट में हमने इसका सिंबल लगाया। कैसे लगाते हैं सिंबल, -1 लेते हैं हर एक में, -1 की पावर ये जो I और ये जो J हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ में, इनको ऐड कर दो, 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1, देखो भाई -1 की पावर 1 + 1, तो -1 की पावर 2 हो गया, और -1 की पावर कोई सम संख्या होती है तो +1 आता है, या प्लस लिख दो, तो प्लस ही तो लिखा था सबसे पहले यहाँ पे। लेकिन कैसे प्लस आया वो आप समझ गए। सेम यहाँ जाओ, माइनस कैसे आया, ये माइनस ही क्यों लगाया, तो सुन लीजिए, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाला है हमने, तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 1 2, तो 1 + 2, 1 + 2। अब -1 की पावर 1 + 2 मीन्स -1 की पावर 3, और माइनस की संख्या की पावर कोई ऑड पावर होती है तो माइनस का आता है बच्चा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने चिन्ह पहले माइनस का लगा रखा था, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के बाद माइनस का सिंबल आएगा, -1 आएगा, ठीक है, इस वजह से। तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये आगे सिंबल्स और लगा देने हैं, ये सिंबल लगाने से ही जो उपसारणिक थे वही सैकड़ों खंड बन जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर निकालना है इसके रेस्पेक्ट में A32 के सापेक्ष क्या, सहगुणन खंड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया, तो देखो इससे होके पहले तो वही निकाल लो, उपसारणिक निकाल लो, तो इससे होके जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, तो तीसरी पंक्ति गई और दूसरा कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बने, इन्हें लिख लो, A11 A21 A13 A23। अभी सिंबल और लगाना तब बनेगा ये सैकड़ों खंड, वरना अभी तो ये उपसारणिक है। अब सिंबल क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो -1 की पावर 3 + 2, तो 3 + 2, अब सिंबल क्या आएगा, 3 + 2 जोड़ के वो आएगी ऑड पावर आएगी, तो ऑड पावर -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ये सिंबल मेन है, बस उपसारणिक और सैकड़ों खंड में इस सिंबल का ही डिफरेंस है। वहाँ यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाया जाता है, प्लस लेके चलते हैं, ठीक है, उसका कोई अपना सिंबल नहीं होता है। वहाँ तो जो कैलकुलेशन करने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव में आ जाएगा, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव में आ जाएगा। बट यहाँ पर सिंबल जो है, सिंबल की वैल्यू है, सिंबल की मान्यता है, सिंबल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे तो वो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये -1 यहाँ आएगा कैसे, ऐसे आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट याद करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आप डायरेक्ट सिंबल लगाइएगा, ठीक है। वहाँ हम हर बार आपको ये नहीं दिखाएंगे कि ये ऐसे आया था -3 + 2, ये हर बार क्यों दिखाएंगे। हमने इसको समझ लिया कि माइनस कब आता है, प्लस कब आता है। जब इन दोनों को जोड़ के सम संख्या आएगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, और इनको जोड़ के विषम संख्या आएगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब ऐसे देख लो आप, यहाँ देखो 3 और 2 5, क्या आएगी विषम संख्या, तो यहाँ चिन्ह इसके ऊपर माइनस का आ रहा है, देखो इसको जोड़ो 3 और 1 4, सम संख्या तो ऊपर प्लस आ रहा है, इसको जोड़ लो 3 और 3 6, सम संख्या तो प्लस का आ रहा होगा, इसको जोड़ लो 3 और 2 5, विषम संख्या तो माइनस का आ रहा होगा, ठीक है। तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर सम संख्या आएगी जोड़ के तो प्लस, और विषम संख्या आएगी तो फिर माइनस, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से इसमें 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट के सापेक्ष हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सैकड़ों निकाल सकते हैं, 9 ही सैकड़ों होंगे इसके। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। चलिए, तो ये दोनों चीजें थी। अब थोड़ा सा 1-2 चीज और समझ लीजिए, बस यहाँ नई चीज आपको ध्यान के रखनी थी, वो जो
हमने पीछे उपसारणिक निकाले थे, एक्चुअली वही सहगुणनखंड होते हैं। अगर हम वो उपसारणिक जिस एलिमेंट के सापेक्ष निकाले गए थे उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसके आगे चिन्ह और लगा दें तो वही सहगुणनखंड बन जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, जैसे एक चीज़ समझिए, जैसे मेरे पास एक और सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, मैं इसका प्रसार करना चाहता हूँ तो मैंने आपको ये तो बता रखा है, सारणिक का प्रसार आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कीजिए, उसकी जो वैल्यू फाइनली आनी है वही आएगी। ठीक है, चाहे आप उसका एक बार प्रसार R1 के सापेक्ष कर लो, वहाँ से एक वैल्यू निकालो, या आप R3 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष या C3 के सापेक्ष कर लो, वहाँ से वैल्यू निकालो, हर बार वैल्यू सेम ही आनी है, जो आनी है वही आएगी। ठीक है, प्रसार की मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तब भी वही वैल्यू आएगी, इसके अकॉर्डिंग करें तब भी वही वैल्यू हर बार सेम आएगी, अगर हम उसी सारणिक का बार बार प्रसार निकाल रहे हैं अलग अलग पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष तो। ठीक है बच्चा, अब सपोज मैं यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करता हूँ, R1 के सापेक्ष मैं यहाँ प्रसार कर रहा हूँ, तो करना जरा क्या आएगा देखते हैं जरा। ठीक है, तो जैसे मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है R1, तो यहाँ पे सिंबल क्या आते हैं, वही प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक और एक जोड़ के सम संख्या आती है तो प्लस, और एक और दो जोड़ के 3 पे सम संख्या आ रही है तो माइनस, यहाँ सम संख्या आ रही है तो प्लस। ठीक है, अब हम इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा A11 किसका, प्लस का, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये गया और ये गया। भाई कैसे लिखते हैं, भाई A11 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटा दो और इससे होकर जाने वाले कॉलम को हटा दो, तो 4 एलिमेंट बचे ये, इनको आप थोड़ा सा पहले ऐसे लिखो, एक लाइन शॉर्ट नहीं कर रहे हम, ये लिखो A22, A23, A32, A33 ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद आओ अब यहाँ पर, तो माइनस के A12 हो गया, A12 से होके जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाओ, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, ऐसे लिखो A21, A23, A31, A33 ऐसे फिर आ जाओ यहाँ पर, तो प्लस का A13 पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचे A21, A22, A31, A32। इस तरीके से समझ में आया। अब हम क्या करते थे, इसका इसमें करते थे, इसका इसमें करते, तो हमें आगे करना नहीं है बस। अब देखो यहाँ पर सिंबल क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ सिंबल क्या आ रहा है, माइनस, यहाँ सिंबल क्या आ रहा है, प्लस। बट बच्चा प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है -1 की पावर 1 + 1। भाई 1 + 1 की वजह से तो प्लस आया है, तो 1 + 1। ऐसे ही यहाँ माइनस का मतलब क्या है, -1 की पावर 1 + 2। ऐसे ही यहाँ इस प्लस का मतलब क्या है, -1 की पावर 1 + 3। तो अगर मैं इन चिन्हों को हटा के इनकी जगह इनको ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये प्लस आने से पहले इसकी स्थिति ऐसी रही होगी, इसको सॉल्व करके तभी तो प्लस आया। ये माइनस आने से पहले ये ऐसा रहा होगा, इसको सॉल्व किया होगा तभी तो यहाँ माइनस बनाया। ठीक है, ऐसे ये प्लस आने से पहले ये ऐसा रहा होगा, सॉल्व करके ये आया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन पीछे जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, तो चले जाओ। इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, A11 को तो ले लो पहले, और इस प्लस की जगह लिख दो -1 की पावर 1 + 1, और ये एज इट इज A22, A23, A32, A33, कोई दिक्कत। ऐसे ही A यहाँ पे सिंबल ले लो, प्लस का आ जाएगा A22, और इस माइनस को क्या लिखेंगे हम, -1 की पावर 1 + 2। आप कहेंगे सर प्लस का सिंबल ले लिया, एक्चुअली ये माइनस ही है, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस ही बन जाएगा, इसलिए। ठीक है, और ये एज इट इज लिखो आप A21, A23, A31, A33। सेम यहाँ जाओ प्लस A13, और इस प्लस की जगह लगा देंगे हम -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, और ये एड्रेस लिखो A21, A22, A31, A32। बस अब जरा गौर दीजिएगा भाई, हमने इस चीज़ को ऐसे लिख लिया है, कोई अंतर नहीं है, बस इन सिंबलों को पुरानी फॉर्म में ले गए। अब जरा गौर दीजिए, जरा ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, जरा पहचानना, इसको पहचानो, ये कौन है, अभी पीछे पढ़ा के आए, जल्दी से पहचानो क्या है, इसको पहचानो, ये क्या है, बताओ बच्चा पार्टी, क्या चीज़ है ये। तो ये गौर दीजिए, अभी अभी हमने निकाले थे, ये बच्चा सहगुणनखंड हैं,
वरना आप रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए वहाँ पे। ये सब क्या था, सह गुणनखंड, यानी उपसाणिक के आगे वो उपसाणिक जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाला गया है, अगर हम सिंबल और लगा दें तो ये सिंबल ही तो है, सिंबल और लगा दें तो ये सह गुणनखंड बन जाता है। तो एक्चुअली सिंबल लगाए, देखो इस उपसाणिक के आगे सिंबल लगाए तो ये सह गुणनखंड बन गया, इस उपसाणिक के आगे सिंबल लगाए सह गुणनखंड बन गया, इस उपसाणिक के आगे सिंबल लगाए सह गुणनखंड बन गया। और सह गुणनखंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से, AIJ से। तो मैं इसकी जगह पर ये भी लगा सकता हूँ भाई A11 है, और ये क्या है, इसको भाई ये 1 के सापेक्ष निकाला गया है, 1 के सापेक्ष, तो इसको सह गुणनखंड है ये, और सह गुणनखंड को हम AIJ से लिखते हैं, बट I गया है यहाँ पे 1 और J भी क्या है यहाँ पे 1, तो A11 तो ये स्मॉल वाला, और ये जो सह गुणनखंड है ये बन गया कैपिटल वाला A11। इसी प्रकार प्लस ये A22, और यहाँ भी क्या आएगा A22, यहाँ पे 22 नहीं आएगा, ये 21 है एक्चुअली, 12 सॉरी, ये 12 है ना, गलती से लिख दिया हमने, 12 आएगा, तो A12 रहेगा ये ना, A12। ओके, तो A12, तो यहाँ भी क्या आएगा A12, क्यों, क्योंकि इसका क्रम देखो 1-2 है तो इसका भी 1-2 ही है, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है 1-2, पहली रो दूसरा कॉलम के अकॉर्डिंग, तो 1-2 आएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस A13, तो यहाँ पे 1 + 3 है तो ये हो जाएगा A13। अब आप गौर दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये सब क्यों कराया, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था, आप इसके ऊपर सवाल है बच्चा, और बोर्ड में ये कई बार पूछा गया है, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये A11 है, ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट के सापेक्ष उसका क्या है, सह गुणनखंड है, तो जो एलिमेंट की पोजीशन होगी वही सह गुणनखंड की पोजीशन होगी, वरना देख लीजिए 1-1 1-1, 1-2 1-2, 1-3 1-3, अगर आगे 1 स्मॉल A14 होता तो फिर कैपिटल A14 होता, स्मॉल A15 होता तो कैपिटल A15 होता। इट मीन्स डैट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एलिमेंट की पोजीशन है वही उसके सह गुणनखंड की पोजीशन होती है। यहाँ 1-1 है तो यहाँ भी 1-1 ही आएगा, यहाँ 1-2 है तो यहाँ भी 1-2 ही आएगा, यहाँ 1-3 है तो यहाँ भी 1-3 आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने यहाँ A11 कर दिया और यहाँ पर आपका ये 2-1 आ रहा है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। अगर आपको ऐसा कहीं भी मिलेगा तो गलत हो जाएगा, और ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एक चीज़ एक लाइन समझाने के लिए मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया है, और इसके ऊपर क्वेश्चन है बुक में, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा, याद आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो ये था बेसिक इस चैप्टर का, ठीक है, यानी सह गुणनखंड और जो है आपके उपसारणिक, माइनर और कोफैक्टर आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में घुस गए थे हम, सारी चीज़ें बहुत डीपली समझी हमने। अब इसके संबंधित पढ़ेंगे बच्चा क्वेश्चन। तो ये बेसिक था, वीडियो को पूरा देखा होगा आई होप। वीडियो को जिन लोगों ने अभी अपने फ्रेंडों के साथ शेयर नहीं किया था, देखो शेयर किया करो, लाइक किया करो। बहुत व्यूज़ कम आते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, लेकिन उस हिसाब से व्यूज़ आपके आते नहीं हैं। अभी मैंने पिछली 2 वीडियोज़ को देखा, 30 व्यूज़ इन 1 डे, यार व्हाट इज़ दिस। इतना मेहनत करने के बावजूद भी क्यों आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं? इतने लोग देखते हैं वीडियो को, लाइक भी पूरे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं यार। आप लोग अपने स्टेटस पर भी नहीं लगाते हैं, बताइए जाता क्या है? इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर किया करो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक सहित स्टेटस पर भी लगाया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स को कनेक्ट कीजिए। अब मिलेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है बच्चा। जय हिंद, जय भारत।